नमस्ते मित्रों। ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकगण और सरकार के बीच तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है, जहां सरकार यह चाहती है कि बेसिक शिक्षा परिषद में ऑनलाइन अटेंडेंस लागू हो और सभी अध्यापक बंधु ऑनलाइन अटेंडेंस दें, जिसके कारण वह बेसिक शिक्षा परिषद में और सुधार कर सके, उसके शिक्षा की गुणवत्ता में और वृद्धि लाई जा सके। किंतु ठीक इसके विपरीत ऑनलाइन अटेंडेंस ना हो या ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में बेसिक शिक्षा परिषद के सभी अध्यापकगण एकजुट होकर के 100% ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण मीडिया चैनल के तमाम पत्रकार बंधु जो है यह आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षक समय पर आते नहीं हैं, शिक्षक शिक्षण कार्य ढंग से करते नहीं हैं या करना नहीं चाहते हैं, या जैसी व्यवस्था चल रही है उसी को चलाना चाहते हैं, इसीलिए यह विरोध किया जा रहा है। किंतु मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि ऐसा होता कि शिक्षक समय पे नहीं आते हैं, समय पे नहीं शिक्षण कार्य करते हैं, तो बहुत सारे बेसिक के ऐसे अध्यापक हैं जिनको सरकार खुद पुरस्कृत कर चुकी है, जिनका गुणगान हमारा समाज भी करता है। यानी 100% अध्यापक जो है शिक्षण कार्य नहीं करता है, ऐसा नहीं। किंतु अध्यापक विरोध क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, आइए जानने की चेष्टा करते हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे कि जैसे ऑनलाइन अटेंडेंस की स्थिति ऐसी है कि जैसे मानो दलदली भूमि पर पक्का मकान बनाना या जर्जर भवन पर बहुमंजिला इमारत खड़ी करने जैसा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तकनीक या जिस टूल के सहारे सरकार ऑनलाइन अटेंडेंस लागू करना चाह रही है, वह शिक्षकों को उचित नहीं लग रहा है। वह यह विश्वास दिलाने में असमर्थ हैं कि यदि उस टूल के सहारे अगर हम ऑनलाइन उपस्थिति लेते हैं और किसी न किसी कारणवश उसमें व्यवधान उत्पन्न होता है, तो क्या उस चीज़ की कमियों को दूर करने के लिए सरकार तत्पर होगी। मैं इसलिए ऐसी बात कह रहा हूँ क्योंकि जो टैबलेट दिए गए हैं उनकी गुणवत्ता बहुत ही निम्न स्तर की है। कहीं कहीं तो ऐसा देखने को मिला है कि वह ऑन ही नहीं हो रहा है, ये चार्ज ही नहीं हो रहा है। चार्ज हो रहा है तो उसके प्रोसेस इतने धीमे चल रहे हैं कि जो समय बाध्य किया गया है वह समय पर वह अपनी उपस्थिति नहीं लगा पाएगा, जिसके कारण अध्यापक को यह डर है कि अगर समय पर हम अटेंडेंस नहीं लगाते हैं तो कहीं न कहीं हमारा वेतन प्रभावित होगा या हम अनुपस्थित माने जाएंगे। एक जो बहुत बड़ा कारण यह है। दूसरा यह कारण है कि हमारी जो मांगे हैं कि 15 CL, 15 हाफ CL और 30 EL जो कि अन्य विभागों में दिया जा रहा है, वह हमें भी दिया जाए। क्योंकि विद्यालय में आने के बाद यदि किसी की तबीयत खराब होती है, मान लीजिए उसकी पत्नी की तबीयत खराब होगी, उसकी स्वयं की तबीयत खराब होगी, उसके माँ बाप की तबीयत, और भी परिवार में समाज में कुछ इस प्रकार की दुर्घटना हो गई तो उसको तत्काल जाना पड़े कभी कभार, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में उसको 15 हाफ डे लीव देने की व्यवस्था बनाई जाए। मान लीजिए ये बच्चे अभी खेल रहे हैं और अगर कोई कैजुअल्टी हो गई, बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल जाना पड़ा और ऐसी परिस्थिति बन गई कि हॉस्पिटल जाते जाते विद्यालय का समय जो सेकंड मीटिंग है, अटेंडेंस लगाने का होने वाला है, ऐसी स्थिति में अध्यापक क्या करेगा। तो वह मजबूरन उस बच्चे को दर्द से कराने के लिए छोड़ेगा और अपनी उपस्थिति लगाने के बाद भी वह हॉस्पिटल बच्चे को ले जाएगा। अब ऐसी स्थिति में आप चिंतन करें कि वह अध्यापक के ऊपर क्या गुजरेगी, या ऐसी स्थिति में अध्यापक कैसे अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर पाएगा, समाज के लोग क्या सोचेंगे। इसलिए वह 15 CL की मांग कर रहा है जो अन्य विभागों को देय है, 15 हाफ डे लीव की मांग कर रहा है जो अन्य विभागों को देय है, 30 EL की मांग कर रहा है जो अन्य विभागों को देय है। क्योंकि आप देखिए कि शादी विवाह, जीना मरना, यानी अगर किसी के परिवार में कोई डेथ हो जाए तो त्रयोदश संस्कार के लिए उसको 13 दिन का समय लगता है। अगर किसी अध्यापक के माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में वह उसको मेडिकल लेना पड़ेगा। इस कारण से वह चाह रहा है कि हमारी जो अन्य विभागों के द्वारा जो छुट्टियां प्रदान की जाती हैं हमें भी दी जाएं।
दूसरी जो शिक्षकों के द्वारा यह मांग की जा रही है कि विषम परिस्थितियों में छूट प्रदान की जाए। मान लीजिए आप आ रहे हैं, आपके साथ कोई एक्सीडेंटल कोई एक्टिविटी हो जाए, आपकी गाड़ी पंचर हो जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए, या रेलवे क्रॉसिंग के पास आपके फाटक आ रहे हैं, फाटक बंद हो जाए, या जाम लग जाए, या मान लीजिए प्राकृतिक आपदाएं कुछ जैसे बहुत अधिक बारिश होने लगी या कुछ भी इस तरीके की अगर स्थितियां बनती हैं तो ऐसी स्थितियों में हमें छूट दी जाए। अन्य विभागों के जो कर्मचारी हैं उनको कैशलेस मेडिकल की व्यवस्था है, तो बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापक बंधु भी यह मांग कर रहे हैं हमें भी कैशलेस मेडिकल व्यवस्था दी जाए, क्योंकि आज वर्तमान समय में हर किसी को चिकित्सा का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापक बंधु भी यह मांग कर रहे हैं कि हमें भी अन्य विभागों की भांति हमें कैशलेस मेडिकल की व्यवस्था दी जाए। चौथी जो मांग कर रहे हैं कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, अर्थात उनके समतुल्य माना जाए। कितने दुख की बात है, शिक्षक को समाज में सबसे ऊंचा माना जाता है, समाज का सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है, लेकिन हम अभी तक हमारी जो सरकारें आई हैं या जो सरकारें हैं वह इन्हें राज्य कर्मचारी ही नहीं मानती। पांचवी जो मांग है, शिक्षक को शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्य न कराए जाएं, जैसे बीएलओ ड्यूटी, हाउस होल्ड सर्वे, बाल गणना, बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी, मिड डे मील के खाते का प्रबंधन, शिक्षा समिति के खाते का प्रबंधन, एसएमसी के खाते का प्रबंधन, शिक्षा निधि के खाते का प्रबंधन, एसएमसी बैठक, मिड डे मील बनवाना, दूध व फल का वितरण करवाना, चुनाव ड्यूटी करना, संकुल मीटिंग, बीआरसी मीटिंग, विद्यालय के अभिलेखों को तैयार करना, विद्यालय की रंगाई पुताई करना, विद्यालय की साफ सफाई करना, शौचालय की साफ सफाई करना, जिला स्तरीय अफसरों के आदेश का पालन करना। उसके बाद सबसे अंत में ये सब होने के बाद तब क्या आता है, शिक्षण कार्य करना। अब आप कल्पना करके देखें, ऐसी स्थिति में शिक्षक विरोध नहीं करेगा तो क्या करेगा। आप अगर शिक्षक को रोबोट समझ रहे हैं, आप यदि शिक्षक को जो है दुनिया का 7वां अजूबा समझ रहे हैं कि हम आदेश जारी करेंगे और शिक्षक तत्काल उस चीज़ को मान लेगा, तो कहीं न कहीं उनके भी अपने परिवार हैं, उनके भी अपने अधिकार हैं। तो यदि आप चाहते हैं बेसिक शिक्षा परिषद में सुधार हो, तो आप पहले तो आप बेसिक स्ट्रक्चर को सुधारिए। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ का आवागमन का रास्ता इतना गड़बड़ है कि खासकर जब बारिश के दिनों में तो आप पैदल आने जाने की ही व्यवस्था रहती है, या यूँ कहें कि पूरा पानी में डूब जाता है, जलमग्न ऐसे भी बहुत सारे विद्यालय ऐसे हो जाते हैं। और अगर विद्यालय की परिस्थिति देखें तो बहुत ऐसे कमरे हैं जो जर्जर अवस्था में आ गए हैं। 2-2 कमरे में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप शिक्षण कार्य ठीक ढंग से हो, यह संभव नहीं है। बुनियादी व्यवस्थाओं को आप ठीक करें, तब जाकर के ऑनलाइन अटेंडेंस लागू करें, तभी शिक्षण व्यवस्था में सुधार हो सकता है, तभी आप विश्वगुरु बनने का सपना जो सजोए हुए हैं वह कर सकते हैं। और जो पत्रकार बंधु यह मान रहे हैं कि शिक्षक कामचोर होता है, शिक्षक समय से आना नहीं चाहता है, शिक्षक शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्य तमाम चीज़ों करता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक शिक्षक ही ऐसा है जो बिना घूस लिए काम करता है। आप अन्य विभाग में चले जाइए, चाहे थाने में चले जाइए, चाहे तहसील स्तरीय, चाहे कचहरी, आप देखिए कि बिना घूस दिए अगर आपका काम हो जाए तो बताइएगा। और आप भी जानते हैं कि भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे पहले वहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। अब और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अध्यापक के ऊपर या ऑनलाइन व्यवस्था नहीं लागू करनी चाहिए, बिल्कुल लागू करनी चाहिए, लेकिन उन विभागों के ऊपर भी लागू करनी चाहिए। जितनी शक्ति अध्यापक के ऊपर दिखाई जा रही है उतनी शक्ति उन लोगों के ऊपर ही दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि अध्यापक समाज का जरूर अभिन्न अंग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं यह जो भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो तहसील स्तरीय हो, चाहे वो थाना स्तरीय हो, चाहे वो चिकित्सालय से हो, या कहीं भी हो, किसी भी विभाग के द्वारा हो, आम जनमानस का जीवन प्रभावित होता है। आज वह भ्रष्टाचार की वजह से प्रभावित है, कभी इस सरकार को चुन रहा है, कभी उस सरकार को चुन रहा है, लेकिन जो व्यवस्था वह चाह रहा है वो व्यवस्था नहीं आ पा रही। तो मैं सरकार के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सभी विभागों में व्यवस्थाएं इस तरीके की लागू की जाएं जिससे कि उन विभागों में उनकी गुणवत्ता में, उनके कार्य करने की शैली में सुधार लाया जा सके। मुझे इतना ही कहना था। यह जानकारी आपको कैसी लगी आप ज़रूर चिंतन करें। अध्यापक
कामचोर नहीं, अध्यापक के मनोदशा को समझें, अध्यापक क्यों इसका विरोध कर रहा है, यह हमें आम जनमानस को समझने की ज़रूरत है, पत्रकार बंधुओं को समझने की ज़रूरत है, जिससे कि अध्यापक की आवाज़ को दबाया ना जाए। क्योंकि यदि अध्यापक दब गया तो आने वाले दिनों में हर कोई दबेगा, हर कोई शोषण का शिकार होगा, और जो व्यवस्थाएं जिस प्रकार से सुचारू रूप से चलनी चाहिए वह संपादित नहीं हो पाएंगी। जय हिंद, जय भारत।